नमस्कार दोस्तों, जीके विद डीके द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर डिस्कस करेंगे 30 क्वेश्चन जो कि आपका साइंस का होने वाला है और विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि केवल क्वेश्चन का टिक मार करने से जो है काम नहीं चलने वाला है। हमें पूरा जो है क्वेश्चन को डिस्कस भी करना होता है। मैं पहला क्वेश्चन आज के बाद जो भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ तो उसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, उसका आंसर मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उसका आंसर आप जो है खुद कमेंट में करेंगे और इसका आंसर जो है वीडियो के मैं अंत में देने वाला हूँ, क्योंकि आप वीडियो को जो है पूरा देखते नहीं हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के क्लिक करने से जो है आपका वो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं, पूरा क्वेश्चन को आप समझेंगे नहीं, तो वो कोई ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होता है। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्किप करेंगे और आप इसका आंसर जो है कमेंट में दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ कि एक परमाणु यानी एटम के नाभिक न्यूक्लियस में सम्मिलित है। तो आप आंसर बताइए कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। देखिए क्वेश्चन जो है आपका पूछा कहाँ गया है, तो क्वेश्चन पूछा गया है आपका बिहार पुलिस में। लेकिन अगर आप लेवल देखिएगा तो ये आपका बीपीएससी लेवल का जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी में इससे आसानी क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैंने दिया है तो मुझे आइडिया है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये साइंस का क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला का आंसर आप खुद कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है। तो हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो देखिए अयस्क से रिलेटेड जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हेमेटाइट जो है आपका लोहा का अयस्क है। ये फार्मूला क्या होता है, तो Fe2O3 यानी कि फेरस ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ से हमें क्या निकलता है, लोहा मिलता है। वही अगर बात किया जाए गैलेना शीशा का, तो शीशा कहाँ से निकलता है, यानी इसका अयस्क क्या है, यानी कि ओर। अगर आप अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं तो इसको ओर कहते हैं, गैलेना से। वही अगर तांबा का देखें कि तांबा का अयस्क क्या होता है, तांबा का अयस्क होता है कल्प्राइट एंड चाल्कोपेराइट। ठीक है, चाल्कोपेराइट, इस बात का ध्यान रखेंगे। वही चांदी का क्या होता है, तो चांदी का होता है अर्जेंटाइट। हिंदी में भी यही लिखते हैं, बस मैं बोल दे रहा हूँ। तो हिंदी में भी आपको अर्जेंटाइट ही कहेंगे। इसको जो है आपका जो है कल्प्राइट और चाल्कोपेराइट भी कहेंगे। गैलेना हिंदी में ही कहते हैं और हेमेटाइट हिंदी में ही कहते हैं। तो हिंदी इंग्लिश में ये नाम है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। देखिए अक्रिय गैस कहाँ होता है, तो अगर पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे, आवर्त सारणी जिसको कहते हैं हिंदी में, तो 18 नंबर जो ग्रुप है, ठीक है, तो 18 नंबर ग्रुप में क्या है, आपके सारे के सारे अक्रिय गैस हैं, यानी इनर्ट गैस हैं। तो देखिए आपका नियोन जो है ये भी इनर्ट गैस है, हीलियम भी इनर्ट गैस है, आर्गन भी इनर्ट गैस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हाइड्रोजन कोई आपका इनर्ट गैस नहीं है। हाइड्रोजन सबसे पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। कौन कौन से होते हैं इनर्ट गैस, तो याद कर लीजिए हीलियम के बाद आता है आपका नियोन, फिर आर्गन, फिर आपका क्रिप्टन, फिर जो है जेनन और फिर रेडन। ये आप याद रखेंगे। किस ग्रुप में होता है, तो 18 में। इनका आउटर सेल जो होता है, यानी इनका बाहरी जो सेल होता है, तो वो क्या होते हैं, कंप्लीटली भरे होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सी हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है। तो लाफिंग गैस के रूप में कौन जाना जाता है, तो N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, इस बात का ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, यानी कि N में 2 होना चाहिए, O में नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, और ये बार बार पूछा जाने वाला आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चिली शीरा यानी कि साल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है। साल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट को जो है, इसका फार्मूला होता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, और इसी को क्या कहा जाता है, साल्ट पीटर। ये इसका कॉमन नेम है।
ठीक, इसका काम क्या होता है, तो गन पाउडर बनाने में यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइज़र बनाने में जो है आपका यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइज़र मतलब उर्वरक, रासायनिक उर्वरक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए अत्यधिक किण्वन क्या होता है, तो ये एक तरह, इसका आंसर हो जाएगा पहले बी, यानी कि यह कार्बनिक अवशिष्ट से मीथेन उत्पन्न करने की पद्धति। और ये होता क्या है, तो ये होता है आपका एनारोबिक डाइजेशन, यानी कि ऐसा डाइजेशन जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, उपलब्ध नहीं होता है। बिना ऑक्सीजन के जो है ये आपका डाइजेशन किया जाता है और आप निकलता क्या है, तो मीथेन जो है आपका निकलता है। और मीथेन जब भी सड़ा गला चीज़ जो है, जब इसका इनर्बिक मतलब बिना ऑक्सीजन का जो है आपका रिएक्शन किया होता है तो मीथेन गैस बनता है। और ये कहाँ बनता है, जब जहाँ सड़ा हुआ कचरा फेंका जाता है या जहाँ पानी जो है, जैसे तालाब होता है, कुआं होता है पार्टिकुलरली, तो कुआं में आपके जो है मीथेन गैस बनते हैं। और कुआं में गिर के मरने का कारण यही है कि उसमें मीथेन गैस ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन सा जहर है। तो देखिए इनमें से कौन सा जहर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड आप नॉर्मल भाषा में जो है सुने होंगे कि कोई आदमी जो है साइनाइड खा लिया है, तो पोटेशियम साइनाइड ही होता है, ये बहुत जहरीला आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सहसंयोजी अणु का एक उदाहरण। सहसंयोजी का मतलब होता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें कौन सा एक उदाहरण, देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको कहते हैं, ये क्या है, तो ये आपका आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। एक का घटेगा और दूसरा का बढ़ता है, ठीक है। दूसरा देखें लेड ऑक्साइड, तो ये भी आपका जो है आयोनिक बॉन्ड है। तीसरा देखें कार्बन टेट्रा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी कि CCl4, यानी एक कार्बन और 4 क्लोरीन मिल के जो बनाते हैं वो कौन सा है आपका सहसंयोजी अणु, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होके शेयर होते हैं, एक दूसरे को जो है आपका शेयर किया जाता है। जैसे इसका ऐसे ये डायग्राम बनता है, ये एक दूसरे को शेयर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सभी अम्लों का साझा तत्व है। तो सभी अम्लों का साझा तत्व यानी कि जो भी एसिड होते हैं तो उसमें एक कॉमन चीज़ क्या होता है, तो H+ होता है आयन, या फिर H3O+ होता है। ये बात जो है ध्यान रखेंगे, दोनों में से कोई भी एक जो है, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन। सारे अम्ल में जो है हाइड्रोजन निकलता है। अगर एसिड को जो है यानी अम्ल को जो है मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटल का क्या बनता है, मेटल साल्ट और आपका हाइड्रोजन गैस। आप NCERT पढ़िएगा बहुत अच्छा से, उसमें क्लास 10th में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल, देखिए आप बहुत बार देखे होंगे कि दवाई के डब्बा से एक छोटा सा पैकेट निकलता है, एक छोटा सा पाउच रखा जाता है, तो वो किसका होता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक कि वो किसका होता है, उसमें क्या भरा होता है, तो सिलिका जेल। और वो क्यों होता है, तो वो होता है नमी को सोखने के लिए, ताकि दवाई जो है आपका क्या रहे, सूखा रहे, यानी कि ड्राई रहे और जल्दी ख़राब ना हो। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि उसके अंदर क्या होता है, और ये भी ध्यान रखेंगे कि क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, और देखिए ये क्वेश्चन आपका लेवल 12 का है, और ये क्वेश्चन जो है आपका कहाँ पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है BC में। और ऐसा क्वेश्चन आपको जो है BPSC के भी एग्ज़ाम में देखने के लिए नहीं मिलता है। ये जो लेवल है आपका, ऐसा लेवल जो है NDA के एग्ज़ाम में, CDS के एग्ज़ाम में, CAPF के एग्ज़ाम में जो है देखने के लिए मिलता है। तो इस क्वेश्चन जो है BPSC रिपीट करता है, तो आप
इसको देखेंगे। और पहली बार आए हैं चैनल को तो चैनल पे तो सब्सक्राइब ही करते रहें, सब्सक्राइब भी करें वीडियो अच्छा लग रहा है तो, क्योंकि इस पे वीडियो अब लगातार आने वाले हैं। चैनल छोटा है लेकिन आप लोग के सपोर्ट से जो है चैनल का ग्रोथ होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं कंटेंट पे काम करता हूँ। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और धीरे धीरे बहुत सारे एग्ज़ाम का तैयारी जो है इस चैनल पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो क्वेश्चन है 11 के 2 वृत्ताकार कुंडलियाँ जिनकी त्रिज्या a है, क्रमशः 1 एम्पियर, यहाँ एम्पियर हो जाएगा a, तथा 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। देखिए 2 कुंडली है, दोनों का रेडियस आपका a है। एक से जो है आपका I करंट जाता है और दूसरे से जो है आपका 2I करंट जाता है, मतलब एक से 1 एम्पियर का जाता है और दूसरे से आपका 2 एम्पियर का करंट जो है फ्लो करता है। दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में निम्न में से किस में होगी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से 2 गुना होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जिसमें ज़्यादा करंट होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको क्लास 10 तक में भी नहीं मिलने वाला है, ये क्लास 12 में मिलेगा, 11-12 में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी लेंस की क्षमता, देखिए लेंस की क्षमता जो है +0.5D है, तो आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले तो आंसर देख लेते हैं कि सी, यह एक उत्तल लेंस है और इसकी फोकस दूरी 2 है। तो सब यहाँ से 2-3 चीज़ हम जान सकते हैं। पहला कि लेंस जो है इसका यूनिट क्या होता है, यानी किसमें मापते हैं ऐसा यूनिट, तो ये होता है डायोप्टर, यानी डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेंस का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है आपका पावर निकालने का कि 1P = 1/f, और f क्या होता है, तो ये होता है आपका फोकल दूरी, फोकल दूरी। ठीक है, फोकल दूरी। अब पावर में दिया हुआ है, तो पावर अगर दिया हुआ है तो हम फोकल दूरी कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए आप कैलकुलेट करते हैं इसको, थोड़ा न्यूमेरिकल है और ये क्लास 10th में आपको जो है देखने के लिए मिल जाता है, तो आपको डरना नहीं है, इसको सीखना है। तो P = जो है 1/f है, तो P का वैल्यू रखेंगे 0.5 और नीचे रखेंगे 1/f, ये इधर जाएगा ये नीचे आएगा, तो F = हो जाता है 1/0.5। अब पॉइंट है तो पॉइंट के लिए ऊपर 10 चला जाएगा, 10 को काटेंगे 5 से तो 2 हो जाएगा, यानी कि मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपको समझ में नहीं आया है ये क्वेश्चन 12 नंबर, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इसको फिर से एक बार जो है एक छोटा सा वीडियो बना के बहुत अच्छे से फार्मूला जो लेंस का और जो मिरर का इमेज निकालने का फार्मूला होता है वो मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आपतन कोण इनके बीच का कोण है। देखिए आपतन कोण जो है क्या होता है, यानी कि इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे, ये अभी आपको 10th क्लास में पढ़ना है, तो मैं बता देता हूँ पहले कि देखिए ये आपका सरफेस हो जाता है और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी कि नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल को हिंदी में क्या लिखा गया है, अभिलंब। ठीक है, सतह पर अभिलंब, ये आपका आपतन कोण हो गया। तो ये किससे मापा जाता है, तो ये नॉर्मल से मापा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण। तो वही होता है आपका क्या, आपतन का कोण, यानी इंसिडेंट एंगल। तो वो किसके किसके बीच होता है, तो इंसिडेंट रे होता है और जो नॉर्मल होता है, दोनों के बीच का ये डिस्टेंस जो होता है यही आपका इंसिडेंट एंगल होता है। अगर ये रिफ्रैक्शन होगा तो फिर नीचे वाले परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। ठीक है, ये सब लाइट का कंसेप्ट, और देखिए कितना कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन सारा कलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रत्यावर्ती धारा में, तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा को कहते हैं एसी करंट, एसी करंट। देखिए हिंदी के भी विद्यार्थी हैं बहुत सारे और इंग्लिश के भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलना पड़ता है ताकि दोनों को समझ में। और मेरा भी माध्यम जो है
इंग्लिश रहा है तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलूँ, ताकि मुझे भी समझाने में जो है थोड़ा आसानी रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि धारा की दिशा तथा धारा का मान दोनों बदलते हैं। एसी करंट में जो है ये दोनों बदलते रहते हैं, वही डीसी में जो है डायरेक्ट करंट में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है वर्ण पट्टी, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? तो स्पेक्ट्रम बनता है जैसे कि आपका रेनबो है, उसी टाइप का होता है। और इसमें क्या होता है कि आप इस कैसे देखेंगे कि विव ग्योर रंग का जो पैटर्न होता है वो इसी पैटर्न होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्राउन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो ये आपका जो है विग व्योर होता है। सबसे ऊपर वायलेट होता है, सबसे नीचे जो है आपका रेड होता है। ये बात जो है आप ध्यान रखेंगे। वही प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? तो प्रकीर्णन जो है आपका स्कैटरिंग होता है। स्कैटरिंग जो पार्टिकल से जो है लाइट जो है चारों दिशा में, जैसे ये लाइट पार्टिकल है, इस पर लाइट आया और चारों दिशा में क्या हो गए? फैल गए, सभी दिशाओं में जो है फैल गए, इसको स्कैटरिंग कहा जाता है। और ये जो है प्रकाश का परावर्तन, तो इसको रिफ्रैक्शन कहा जाता है। इंग्लिश वालों के लिए जो है मैं ये सब बता रहा हूँ कि रिफ्रैक्शन कहा जाता है। और रिफ्रैक्शन का बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो आप कुछ कमेंट करके एग्जाम्पल बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान है। तो दिया गया ग्राफ आपको देखना होगा कि समय का है और विस्थापन का है। समय विस्थापन से जो है ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन जो है आपका बन रहा है, यानी कि वेलोसिटी जो है आपका कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या होता है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि फिक्स हो जाता है, यानी कि उसका वैल्यू बढ़ता घटता नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरुआती जो मान होता है और बाद का मान होता है, दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर। तो इसके कारण आपका त्वरण हो जाता है शून्य। और एक फार्मूला होता है मोशन का, आप देखिएगा कि त्वरण इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी और t है टाइम। अब जब दोनों सेम हो जाएंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 0। ये क्लास 9th में है, ये आपका नहीं होगा। अश्व यदि एकाएक चलना आरंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है। तो देखिए, घोड़ा है, जब आगे की ओर अचानक से बढ़ना शुरू करेगा तो अश्वरोही कहाँ जाएगा? पीछे की ओर जाता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो विश्राम जड़त्व। दो तरह का जड़त्व होता है, जड़त्व को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, एक होता है रेस्ट का और एक होता है मोशन का। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, ये भी क्लास 10th में जो है आपको पढ़ना होता है। रेस्ट में क्या होता है कि देखिए, कोई वस्तु अगर रेस्ट में है, जैसे आप गाड़ी पे बैठे हुए हैं बस में और बस अचानक से खुलती है, तो क्या करते हैं कि आप पीछे की ओर जाते हैं, क्योंकि आपका पोजीशन क्या था? पीछे की ओर। तो आप पीछे की ओर जो है आपको झटका लगता है, तो इसको कहते हैं विश्राम जड़त्व, यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वही अगर गाड़ी जब चल रहा है और अचानक से ड्राइवर जो है ब्रेक लगाता है, तो आप आगे की ओर जाते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है विश्राम का नहीं, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्योंकि आप मोशन में रहते हैं, बॉडी आपका मोशन में रहता है, तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, जिसके कारण आप आगे की ओर बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि मुंडी में जो है चोट लग जाता है बस में बार बार। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा। तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती। देखिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो होता है, एक जूल्स का लॉ आता है जिसमें वो बताते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, यानी करेंट जब चलता है किसी माध्यम से, तो उसके एक प्रॉपर्टी होता है उसका गर्म करने का। माध्यम को वो क्या करता है? गर्म। तो इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। तो इसको किसने दिया था? तो जूल्स दिए थे, जो एनर्जी के आपके एसआई यूनिट है, ये साइंटिस्ट जो है। और फार्मूला क्या दिए थे? तो दिए थे कि H = I² R T।
ठीक है। इसका मतलब है कि हीट जो जनरेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो करंट पे, रेसिस्टेंस पे और टाइम पे। और करंट से कैसे, तो करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। तो अगर करंट को 1 गुना बढ़ाएंगे तो हीट को, जो करंट को जैसे 2 गुना करेंगे तो हीट जो है 4 गुना हो जाएगा, करंट को 3 गुना करेंगे तो हीट आपका जो है 9 गुना हो जाएगा। वही अगर 4 करेंगे तो 16 गुना हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे उसका जो है स्क्वायर के यानी कि वर्ग के समानुपाती जो है करंट आपका बनने वाला है। और ये भी क्लास 10th का है, आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलने वाला है। यानी कि लेवल वही है लेकिन कंसेप्ट से जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इस बात का जो है ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में देखिए कहीं कहीं क्या होता है कि टाइपिंग में जो है थोड़ा सा इशूज आ जाता है, तो मैं उसको बताते चलूँगा। प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका आवर्तनांक ये, इसको म्यू कहते हैं, ये μ1 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, से चलकर दूसरे माध्यम जिसका आवर्तनांक μ2 में प्रवेश करती है। अगर आपतन कोण I है, ठीक है, तथा साइन I हो जाएगा, आपतन कोण I है तथा और अपवर्तन कोण आपका T कोण, तब मान बताना है किसका, तो साइन I बाई साइन R का। देखिए कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि है जिसको मैं ठीक करता हूँ, फिर से पढ़ता हूँ। प्रकाश, देखिए ये लाइट है, एक माध्यम है जिसका अपवर्तनांक जो है आपका μ1 है, दूसरा का अपवर्तनांक जो है μ2 है, एंगल जो है इंसिडेंट एंगल जो है आपका I है, और रिफ्रैक्टेड एंगल जो है आपका R है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि आपका साइन I बाई साइन R क्या होगा। तो देखिए ये क्या है, ये स्नेल लॉ है। स्नेल लॉ जो है क्लास 12th में आप जो है पढ़ सकते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है, तो साइन I बाई साइन R इक्वल टू μ2 बाई μ1। तो ये बात जो है ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। और ये कंसेप्ट जो है आप क्लास 10th में पढ़ते रहिए, और मैं जितना हो पा रहा है, क्योंकि मैं पूरा कंसेप्ट अगर बताने चलूँगा तो ये वीडियो जो है आपका 1.5-2 घंटा का होने वाला है। तो MCQ के साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट और चैप्टर भी बताते चल रहा हूँ कि ये आपको कहाँ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके आप थोड़ा रिवीजन भी करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दोनों द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या है। देखिए दो ऑब्जेक्ट है M1 M2, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है और दोनों का वजन दिया हुआ है। तो सबसे पहले जानेंगे गुरुत्वाकर्षण का बल का फार्मूला क्या होता है, तो G M1 M2 बाई R स्क्वायर। तो जब ये वैल्यू हम रखेंगे तो M का वैल्यू कितना है 5 आपका, और M2 का वैल्यू कितना है 10, और डिस्टेंस कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 10 गुना 10। तो 1 10 कट जाएगा, और 1 5 से 1 10 कटेगा 2 बार में, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा G/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए कुछ न्यूमेरिकल है, और ये कहाँ पूछा गया है, तो बिहार के पुलिस में पूछा गया है। और आप अगर तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस, बिहार SSC, ठीक है, और अभी रिसेंट आपका एक नया वैकेंसी आया है AEDO, तो किसी भी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको जो है कंसेप्ट के साथ साथ जो है आपको न्यूमेरिकल भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, और फार्मूला भी याद होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है। साइंस का वेटेज बहुत अच्छा होता है, तो इस बात का भी जो है आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनको मिलाना है। एक तरफ जो है आपका एनिमल्स का नाम लिखा गया है और दूसरे तरफ जो है उनका साइंटिफिक नेम लिखा गया है। तो सबसे पहले हम मिलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 1 4 3, यानी कि पहला का हो जाएगा 2, पहला का हो जाएगा 2, यानी कि आर्डियोटिस निग्रिसेप्स, आर्डियोटिस निग्रिसेप्स। दूसरा का हो जाएगा, दूसरा क्या है, इंडियन रॉक पाइथन, तो इसका हो जाएगा पाइथोस मोलुडस, पाइथोस मोलुडस। तीसरा का हो जाएगा एशियाटिक हाथी, एशियाटिक हाथी का आपका साइंटिफिक नाम क्या हो जाएगा, तो एलिफिस इंडिकस, एलिफिस इंडिकस।
वही जो है स्लॉथ बियर का क्या हो जाएगा इसका नाम, तो मेलुरस उर्सिनस, मेलुरस उर्सिनस। देखिए ये साइंटिफिक नेम है, और साइंटिफिक नेम जो है आपका थोड़ा टफ होता है प्रोनाउंस करना, तो उसके लिए आप जो है चिंतित नहीं रहेंगे, इसको ऐसे ही याद किया जाता है और ऐसे ही बोला जाता है, और हम लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बोलना, क्योंकि ये हमारे लिए कॉमन चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि H1N1 इसके द्वारा होता है, तो इनके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन ए, यानी विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, तो ये आपका इन्फ्लुएंजा वायरस का सब टाइप है, वायरस का ये आपका सब टाइप मतलब उप प्रकार है, ठीक है। तो ये बात आप जो है ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रकृति रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं, तो रेशम यानी कि सिल्क कितने इसके प्रकार हैं, तो इसके प्रकार 4 हैं। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बिहार में जो है 4 में से 3 प्रकार जो है भागलपुर में खेती किया जाता है सिल्क का। कौन कौन सा, एक तो है मूलबेरी, दूसरा है आपका तसर, तीसरा है आपका एरी, और चौथा है आपका मूंगा। ये चारों बात जो है ध्यान रखेंगे, और ये डायरेक्ट पूछा जाता है। और बिहार का जो भागलपुर है उसको सिल्क सिटी भी कहा जाता है। बीपीएससी का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो लगातार जो है आप रिवीजन करते रहें, और मेरा वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एग्ज़ाम होने के बाद हम लोग देखेंगे कि एक्सप्लेनेशन और वीडियो से जो है कितने क्वेश्चन जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको देखने के लिए मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं हो पाना यानी कि एक्सेस खोने का डर कहलाता है। देखिए आजकल तो ये सबसे बड़ा डर है कि आपका मोबाइल जो है आपके हाथ से थोड़ा देर के लिए निकलता है तो आदमी बेचैन हो जाता है। इसको कहते हैं नोमोफोबिया, यानी कि नो मोबाइल फोबिया, ठीक है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, तो लाइकेन द्वारा मतलब कि लाइपेज द्वारा जो है वसा का जलीय अपघटन मतलब जब वसा को तोड़ा जाता है तो क्या मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। ये दोनों आपको जो है मिलता है, ठीक है। फैटी एसिड, अगर अंग्रेजी में बात करें तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मिलता है, ठीक है। तो ये बात जो है आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि यह एक संग्रथित फल है। संग्रथित फल का मतलब होता है कंपोजिट फ्रूट्स। कंपोजिट फ्रूट कौन सा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्ट्रॉबेरी, ठीक है। और ये क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है कई अंडाशय मिलकर एक फल बनाते हैं, ठीक है। और देखिए ये इंटर लेवल में पूछा गया है क्वेश्चन, तो साइंस का क्वेश्चन जो बिहार के इंटर लेवल में और बाकी सारे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन जो है आपके सारे जगह पूछे जाते हैं। तो साइंस का जो कोई लेवल नहीं होता है, हर जगह एक ही लेवल होता है, वो है क्लास 10th 11th 12th। क्लास 10th से ज़्यादा रहते हैं और 11th 12th से थोड़ा बहुत रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि यदि दोनों जनको रुधिर वर्ग AB है, यानी कि मदर और फादर, यानी कि आपके पिता और माता दोनों के ब्लड ग्रुप AB हैं, तो उनके बच्चे में संभावित रुधिर वर्ग होंगे, तो ये होगा AB और AB एंड AB, ठीक है। O ब्लड ग्रुप इनका कभी नहीं होगा, O ब्लड ग्रुप जो है बच्चों का नहीं होगा कभी भी, इस बात का जो है ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है सर्वप्रथम क्या उपयोग करता है, तो वो करता है आपका ग्लाइकोजेन। और ये आपका जमा कहाँ होता है, तो आपका जमा होता है लीवर प्लस मसल्स में, दोनों जगह ये आपके जमा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि यह एक प्रोटीन नहीं है, तो कौन एक प्रोटीन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
लिम्फोसाइट एक प्रोटीन नहीं है, वही रेशम, इलास्टिन, कोलेजन, ये सब आपके क्या है, प्रोटीन के टाइप हैं। ठीक है, ये सब आपके प्रोटीन के टाइप हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्या आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है? यानी कि प्लाज्मा में क्या उपस्थित नहीं होता है? ब्लड प्लाज्मा में, रुधिर मतलब होता है ब्लड, तो ब्लड प्लाज्मा में क्या नहीं होता है? तो वो नहीं होता है कॉपर। बाकी सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये सारे जो है आपके ब्लड प्लाज्मा में मिलते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि अंतिम मतलब कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन के आंसर को देखने, क्योंकि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। अगर मैं पहला क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा तो आप पूरा देखेंगे ही नहीं, और नहीं देखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा ही नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन देख लेने से उसका कोई बेनिफिट होगा नहीं। जब आप पूरा सेशन देखेंगे तब समझ में आएगा कि वीडियो का क्वालिटी, कंटेंट कैसा है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि एक परमाणु एटम के नाभिक यानी कि न्यूक्लियस में सम्मिलित है। तो एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या मिलते हैं? तो देखिए, ये एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसमें आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों आपके मिलते हैं। तो ये कहाँ है? तो ये ऑप्शन सी में है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, और ये आपके घूमते रहते हैं इनके चारों तरफ। प्रोटॉन पे आपका प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे आपका कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि ये आपका चार्ज लेस होता है। अगर वजन का बात करें कि जो मास नंबर होता है तो वो किसके जोड़ से बनता है? तो इन्हीं के जोड़ से जो है आपका मास नंबर भी बनता है। मास नंबर यानी कि द्रव्यमान, मास नंबर, यानी कोई एटम जो है उसका अगर हम लोग वजन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो है जोड़ जब होता है तो उनका वो नंबर निकलता है। और कौन सा नंबर? तो मास नंबर। एटॉमिक नंबर कैसे निकलता है? तो एटॉमिक नंबर हमेशा जो है प्रोटॉन का जो नंबर होता है, प्रोटॉन का नंबर वही आपका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन का नंबर इसलिए लिया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहते हैं। कभी इलेक्ट्रॉन जो है आपका दूसरे एटम के साथ जो है शेयर हो जाते हैं। कभी देखिएगा कि कभी प्लस चार्ज कहीं रहता है, कहीं माइनस चार्ज रहता है। तो इलेक्ट्रॉन आपके कहीं कम रहते हैं, कहीं ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हमेशा अगर पूछा जाए कि एटॉमिक नंबर अगर आपको बताना है तो क्या बताना होगा? तो आपको प्रोटॉन का नंबर बताना होगा एटॉमिक नंबर के लिए। और एक एटॉमिक मास अगर बताना होगा, एटॉमिक मास अगर आपको बताना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का नंबर जो है जोड़ना होगा। तो आज का सभा जो है यहीं समाप्त करते हैं। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मुझे पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, और कमेंट करने से पता चलता है कि आखिर 2 वे कन्वर्सेशन जो होता है वो बहुत ज़रूरी है चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए और खुद को मोटिवेट करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,